ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी। अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान ऐलनाबाद रवाना। हिसार रेंज के आईजी ने ली अधिकारियों की बैठक। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव को किया संबोधित। कॉन्क्लेव में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी रहे मौजूद। त्योहारी सीजन में मिलावटखोर एक्टिव। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग ने मारा छापा। मिठाई के गोदाम से जांच के लिए भेजे गए सैंपल। गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर सड़कों पर हिंदू संगठन। भारी पुलिस बल तैनात। कई हिंदू नेता हिरासत में। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले। यमुनानगर में अब तक 172 मामले आए सामने, तो वहीं गुरुग्राम में की जा रही है फॉगिंग। नमस्कार, स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा में। मैं संदीप रंजन सरकार। रुख करते हैं खबरों का। चंडीगढ़ में 2 दिवसीय हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव सीरीज 1 का आयोजन किया गया। शुक्रवार को कॉन्क्लेव का दूसरा और आखिरी दिन रहा, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने अपना संबोधन दिया। बता दें कि हरियाणा के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए 12 अफ्रीकी देशों के राजदूत चंडीगढ़ पहुंचे थे, जिसमें सीएम मनोहर लाल समेत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम हरियाणा तो चंडीगढ़ में 2 दिवसीय हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव सीरीज 1 का आयोजन किया गया था, जिसमें डिप्टी सीएम और प्रदेश के गवर्नर भी मौजूद रहे। सीएम ने इस दौरान कॉन्क्लेव को संबोधित किया। बता दें कि हरियाणा के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए यह आयोजन किया गया था। 2 दिवसीय आयोजन था, जिसका आज आखिरी और दूसरा दिन था। तो चंडीगढ़ में 2 दिवसीय हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव सीरीज 1 का आयोजन किया गया। शुक्रवार को कॉन्क्लेव का दूसरा और आखिरी दिन रहा, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने अपना संबोधन दिया। और अब रुख करते हैं सिरसा का, जहां ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर है और सभी तरह की जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी की जा चुकी है। प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी की गई। सुरक्षा के मद्देनजर अर्धसैनिक बल के जवानों और पुलिस के जवानों को ऐलनाबाद के अलग अलग क्षेत्रों में रवाना किया गया। बरनाला रोड पुलिस लाइन में पहुंचे हिसार रेंज के आईजी राकेश आर्या ने पुलिस के उच्च अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि उपचुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए 34 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां मंगवाई गई और 65 पेट्रोलिंग कंपनियां ऐलनाबाद क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगी। वहीं उन्होंने कहा कि बॉर्डर एरिया को पूरी तरह से सील किया गया और संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। किसी भी तरह की शिकायत मिलने के 5 से 7 मिनट के अंदर ही पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंचेगी और मामले में संज्ञान लेगी। आप यहाँ प्रेस हमारी जो फोर्स के साथ ब्रीफिंग थी उसमें भी सुन रहे थे कि कल के ऐलनाबाद उपचुनाव के लिए तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है। जो सभी बूथ हैं उन पर पर्याप्त संख्या में ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। जिन बूथों को संवेदनशील और अति संवेदनशील वल्नरेबल आइडेंटिफाई किया है, चिन्हित किया है, उन पर अलग से एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगाई हैं, जिनमें पैरामिलिट्री की हमारी जो सेक्शंस हैं और प्लाटून्स हैं वो भी शामिल हैं। तो ऐलनाबाद में किस तरह से जो है चुनाव को लेकर तैयारियां की गई है, उसको लेकर हरियाणा में जो है ऐलनाबाद के पहुंचा सिरसा जिले में संवाददाता ने जायजा लिया। आपको दिखाते हैं क्या कुछ संवाददाता ने इस दौरान कहा।
कल यानी 30 अक्टूबर को एलनाबाद में मतदाता अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर हर खबर हरियाणा की टीम पहुंची है स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस और यहां पे इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हेमा शर्मा। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हर खबर हरियाणा में। शुक्रिया। मैम ये बताएं कि चुनावों को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से सुचारू रूप से बेखौफ होकर मतदाता जो है अपने वोट का इस्तेमाल करें, इसको लेकर क्या कुछ प्रबंध किए गए? एलनाबाद बाई इलेक्शन के लिए जो कि 30 तारीख को होने जा रहा है, उसके लिए चुनाव विभाग की तरफ से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सबसे पहले जो बुनियादी होता है पोलिंग स्टेशन सेटअप होना चाहिए, पोलिंग पार्टीज़ हमारी रेडी होनी चाहिए, तो वो काम हमारे हो चुके हैं। मतदाता सूची हमारी तैयार हो चुकी है, जिसके अनुसार लगभग हमारे 1,81,000 मतदाता फाइनल हुए हैं जो अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। और उनको मत डालने के लिए जो पोलिंग स्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो 211 पोलिंग स्टेशन एलनाबाद उपचुनाव के लिए कंस्टिट्यूंसी में सेटअप किए गए हैं। उन पर सभी बुनियादी सुविधाओं की जो समीक्षा थी वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर द्वारा कर ली गई है। सभी की फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुकी है और जो पोलिंग पार्टीज़ नियुक्त की गई हैं चुनाव करवाने के लिए वहाँ पे उन सबकी रिहर्सल पूरी होकर आज सभी पोलिंग पार्टीज़ को अपने पोलिंग स्टेशन के लिए डिस्पैच कर दिया गया है। और अभी जैसे मैं भी रिपोर्ट देख के आई हूँ तो मोस्टली पोलिंग पार्टीज़ अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुँच के सबने अपने जो सेटअप करना है पोलिंग स्टेशन को उसको सेटअप कर लिया है उन्होंने। और साथ ही साथ कोविड को देखते हुए भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो हिदायतें आई थी तो उनकी भी पालना की जा रही है। उसको देखते हुए हर पोलिंग स्टेशन पर एक हेल्थ ऑफिशियल को नोडल नियुक्त किया गया है जो इंश्योर करेगा कि प्रॉपर तरीके से सबके पास मास्क अवेलेबल हो, सैनिटाइजर्स भी अवेलेबल हो वहाँ पे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी सभी लोग ध्यान रखें ताकि इस तरह की कोई संकट किसी के लिए ना आए। साथ ही साथ जो सभी उम्मीदवारों को भी इसके बारे में हिदायतें दी गई थी कि अपने प्रचार के दौरान इस सब चीज़ों के हिदायतों का वो लोग पालन करें। और इसके साथ साथ जो था कि सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए कि जो हमारा मतदाता है निर्भीक होकर बिना किसी लालच के अपना मत का प्रयोग करे, उसको सभी को देखते हुए जो सुरक्षा की दृष्टि से जो हमारे ऑब्जर्वर्स इलेक्शन कमीशन की तरफ से आए हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने उनसे मीटिंग करके सुरक्षा का पूरा प्लान तैयार किया हुआ है पोलिंग स्टेशन के लिए। जो हमारे सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है, हाइपर सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है, उनको भी पिछली हिस्ट्री को देखते हुए जहाँ कहीं झगड़े हुए हैं या जहाँ कहीं आशंका है कुछ हो सकता है उन सबको देखते हुए उन पोलिंग स्टेशन पर एक्स्ट्रा जो सिक्योरिटी उपलब्ध करवानी है उसके लिए भी प्लान तैयार किया जा चुका है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को अपने डिमांड भेजी थी कि 20 CFF की कंपनी हमें उपलब्ध करवा दें, तो वो भी डिमांड वहाँ से स्वीकृत होकर आ चुकी है। तो वो कंपनीज भी हमें उपलब्ध हो चुकी है और सभी को अपने में पोलिंग स्टेशन के लिए उस ऑब्जर्वर के साथ डिस्कशन करने के बाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया जा चुका है। तो सभी मतदाताओं से हमारी अपील है कि अपने मत का प्रयोग निर्भीक होकर करें और बिना किसी लालच के करें ताकि एक अच्छे उम्मीदवार को लोग चयन कर सकें। आचार संहिता जो है वो 27 तारीख को लागू हो गई थी, उसके बाद से कितनी शिकायतें जो हैं वो आपके पास पहुंची और उनके ऊपर क्या कुछ एक्शंस जो हैं वो लिए गए? चुनाव अनाउंस होने के बाद से अब तक 8 कंप्लेंट्स हमारे पास आई थी जो कि हमने जांच के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को भेजी है और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को भी भेजी है और उस पर आवश्यक जांच करवा के उसकी सत्यता को जानने के बाद कि कितनी सच्ची कितनी झूठी थी कंप्लेंट्स, उस पर आवश्यक कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर द्वारा और RO द्वारा की जा रही है। जहाँ जहाँ उन्हें उचित लगा उसमें FIR के भी उन्होंने निर्देश आगे दिए हैं और उस हिसाब से जो भी इलेक्शन कमीशन की हिदायतें थी उनके अनुसार सभी शिकायतों का निपटान किया जा रहा है। बताएं कि जिस तरीके से कल जो है वो मतदाता अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो इसके मद्देनजर जो हैंडीकैप मतदाता हैं, सीनियर सिटीजन्स मतदाता हैं, उनके लिए क्या कुछ बंदोबस्त जो है वो किए गए? उनकी सुविधा को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल निर्देश जारी किए थे इस बार भी और पिछली बार भी जैसे बड़ौदा का बाई इलेक्शन हुआ था कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे, अगर वो कोई किसी वजह से पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने में असमर्थ है तो उनको पोस्टल बैलेट की व्यवस्था उपलब्ध करवाई है। साथ ही जो हमारे PWD वोटर्स हैं उनके लिए भी पोस्टल बैलेट की व्यवस्था इलेक्शन कमीशन की तरफ से उपलब्ध करवाई गई है। तो उसके लिए सभी को हमने जो अपने वोटर लिस्ट के हिसाब से जो आइडेंटिफाई किए थे हमारे सीनियर सिटीजन्स के वोटर कितने हैं और जो हमारे PWD वोटर्स कितने हैं, उन सभी को हमने आवश्यक फॉर्म जो थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से उपलब्ध कराए गए थे वो उनको उपलब्ध करवाए थे और उनमें से जिनकी भी हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी उन सभी को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर द्वारा पोस्टल बैलेट का जो सुविधा उनको उपलब्ध करवाई गई है। और इलेक्शन के टाइम पे जैसे हमारी काउंटिंग 2 तारीख को शुरू होनी है तो सुबह 8 बजे तक जो भी हमें पोस्टल बैलेट रिसीव होंगे उनको काउंटिंग के लिए कंसिडर करेंगे। हम ये बताएं कि टोटल पोलिंग बूथ्स कितने हैं, उनके नंबर्स कितने हैं और साथ ही साथ सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव कितने पोलिंग बूथ्स को जो है वो इसके अंदर दिया गया है? जैसे कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से हिदायतें आई थी कि 1200 वोटर्स पे लगभग हमें एक पोलिंग बूथ सेटअप करना था, तो जैसे हमारे वोटर्स फाइनल हुए थे 1,86,000 के लगभग, तो उसको देखते हुए हमारे 211 पोलिंग स्टेशन फाइनल हुए हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से हमारे पास रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने 62 पोलिंग स्टेशन को सेंसिटिव डिक्लेयर किया और 71 पोलिंग स्टेशन को हाइपर सेंसिटिव डिक्लेयर किया। हमारे साथ एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हेमा शर्मा, जिन्होंने बताया कि एलनाबाद उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां पुख्ता रूप से की जा चुकी हैं और मतदाता बेखौफ होकर कल यानी 30 अक्टूबर को अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ किशन की रिपोर्ट।
कुरुक्षेत्र के पिहोवा में हरियाणा के खेल एवं युवा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि अरुण आरएस पर सरकार का सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग में नया ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। जल्दी इसका ट्रायल लेकर इसे जन सेवा के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। पिहोवा के सरकारी अस्पताल की अरुणा रोड पर बन रही नई बिल्डिंग में 40 लाख से अधिक की लागत से बहुत जल्द नया ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। 45 सिलेंडर की कैपेसिटी वाले ऑक्सीजन प्लांट से 100 बेडी के अस्पताल में मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई नियमित रूप से दी जा सकेगी। नई बिल्डिंग के निर्माण से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अस्पताल की बिल्डिंग जल्द से जल्द तैयार हालत में चाहिए ताकि यहां मरीजों का इलाज शुरू किया जा सके। खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह ने बताया कि प्लांट का काम लगभग पूरा हो चुका है। कुछ ही दिनों में कंपनी इसका ट्रायल लेकर इसे स्वास्थ्य विभाग को हैंड ओवर कर देगी। हमारे नौजवान साथी थे जिनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई, तो मैं उनकी अपनी तरफ से, अपने निजी कोष की तरफ से 2-2 लाख रुपए उनको मैंने अनाउंस किया है, उनको दूंगा मैं। और देखिए, भरपाई तो हम नहीं कर सकते, जो इंसान चला गया तो हम दुआ ही करते हैं कि उनकी जो फैमिली है वो हैप्पीली, खुशी आगे अपना जीवन व्यतीत करे। तो कुरुक्षेत्र के पिहोवा में हरियाणा के खेल एवं युवा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि अरुण आय रोड पर सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग में नया ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही इसका ट्रायल पूरा करके इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। 40 लाख से अधिक की लागत से बहुत जल्द नया ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। 45 सिलेंडर की कैपेसिटी वाले ऑक्सीजन प्लांट से 100 बेडी के अस्पताल में मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई नियमित रूप से दी जा सकेगी। नई बिल्डिंग के निर्माण से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अस्पताल की बिल्डिंग जल्द से जल्द तैयार हालत में चाहिए ताकि यहाँ मरीजों का इलाज शुरू किया जा सके। खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह ने बताया कि प्लांट का काम लगभग पूरा हो चुका है। कुछ ही दिनों में कंपनी इसका ट्रायल लेकर इसे स्वास्थ्य विभाग को हैंड ओवर कर देगी। तो वहीं कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव के आयोजन के लेकर तैयारियां की गई है और कमेटी का इस दौरान गठन कर दिया गया। आपको बता दें कि गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 को लेकर जिला स्तरीय कमेटियों का गठन किया गया। गीता महोत्सव की तैयारियों को लेकर उपायुक्त ने गठित कमेटियों के अधिकारियों की बैठक ली। 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक शिल्प और सरस मेले का आयोजन होगा। मुख्य कार्यक्रम 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक होंगे। उपायुक्त ने अधिकारियों को समय रहते सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। इस बार ब्रह्म सरोवर के तट पर शिल्प और सरस मेले के संबंधित करीब 350 स्टॉल लगाए जाएंगे। महोत्सव की तैयारियों से संबंधित अधिकारी आपसी तालमेल से तैयारियों को पूरा करना सुनिश्चित करेंगे और समय रहते टेंडर प्रक्रिया को भी पूरा किया जाएगा। दिसंबर के पहले सप्ताह से ही 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसके लिए सफल आयोजन के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है। उनके आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए आज एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी भी थे, KDB के हमारे मेंबर साहिबान भी थे। जो भी मॉडलिटीज़ वर्कआउट कर रही थी आज वो हमने इसमें चेकआउट की है और आने वाले समय भी ये मीटिंग्स लगातार होती रहेंगी। और कुरुक्षेत्र में पुलिस कल्याण गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें अध्यक्षता जो है पुलिस अधीक्षक ने की और कई कल्याणकारी फैसले इस दौरान लिए गए। आपको बता दें कि गोष्ठी में नए किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। पुलिस लाइन स्थित कम्युनिटी सेंटर को AC और साउंड प्रूफ बनाने के लिए हरियाणा पुलिस हाउसिंग बोर्ड कॉरपोरेशन से पत्राचार किया गया। गोष्ठी में यह भी फैसला लिया गया कि पुलिस लाइन की सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी। पुलिस लाइन में ट्रांसफार्मर के चारों तरफ कांटेदार तार लगाई जाएगी ताकि किसी भी प्रकार के हादसे से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पहले में हुई कल्याण गोष्ठी में उठाई गई सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करवाने के आदेश दिए।
और यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।